अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नूर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज फीस्टा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस वक्त हम चैप्टर 4 का जो टॉपिक है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, जो कि रेड कलर में लिखा हुआ है, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन की राइट साइड पे छोटा सा पेज भी नजर आ रहा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने आपके लिए। आज हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और टॉपिक समझाते हुए भी कुछ क्वेश्चन आएंगे और एक पेज मैंने साइड पे रखा हुआ है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन चेक करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। और ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सपोज करें जी मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m। सपोज दिस इज द बॉडी और इसके ऊपर हमने एक रस्सी बांध के इस तरफ एक फोर्स लगाई F और ये बॉडी इस तरफ को मूव करना शुरू कर गई। ये इसका आ गया डिस्प्लेसमेंट और ये एंगल आ गया फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल। अब हमने इस लगाई गई फोर्स से वर्क कैसे फाइंड करना है। तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क, आप लोगों ने पढ़ा हुआ एफ डी कॉस थीटा, लेकिन वो एफ डी कॉस थीटा आता कैसे हमें वो सीखना है आज के लेक्चर में। तो देखिए जरा, जब आपकी बॉडी पे फोर्स लगती है और जब आप उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, तो आपको करना क्या होता है। देखें, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जो एंगल गिवन है आप इसके बना ले कंपोनेंट्स। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा ये वाला और एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला। तो थीटा के सामने वाला होगा हम आपको पता से बोलते हैं एफ साइन थीटा और ये वाला क्या होगा एफ कॉस ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट बन गए। अब अगर आपको कंपोनेंट्स बनाने नहीं आते तो आप चैप्टर नंबर 2 का जो मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का एक टॉपिक समझाया हुआ है, उसकी वीडियो और यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको जाके सुन लें तो आपको कंपोनेंट्स बनाना आ जाएंगे। तो बहरहाल जो वर्क होता है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी, अगर आपने वर्क फाइंड करना है तो होता है जी इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स along D into displacement। इस बात का मतलब ये है कि आपने अगर वर्क फाइंड करना है तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लिखना है जो अलोंग डी आ रहा होगा। अब डायग्राम में देख सकते हैं कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है एफ कॉस थीटा। इसका मतलब है इस केस में हमारे पास आ रहा है जी इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ रहा है एफ कॉस थीटा और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट डी। हम इसे लिख सकते हैं जी एफ डी कॉस ऑफ थीटा और आप इसे डॉट डॉट की शक्ल में लिख सकते हैं एफ डॉट डी। तो ये आप लोगों ने एफएससी में भी और मैट्रिक में और लेवल्स में पढ़ा हुआ है। हम इसे डी डॉट एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट की डेफिनेशन है कि जी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू डी डॉट एफ हो गया। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ये दोबारा लिख देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर रहे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी एफ डॉट डी, ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। फिर क्या है कि आपने फोर्स का वो वाला कंपोनेंट यूज करना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ रहा है। अब इस बात को मैं मजीद एक और डायग्राम से आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। सपोज करें मेरे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहां पे एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है। इस पे फोर्स लगती है इन दिस डायरेक्शन एफ और ये फोर्स एंगल बना रही है वाला थीटा और बॉडी जिधर जा रही है। अब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं ग्रीन से शो कर देता हूं। सपोज करें बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी इस तरफ जा रही है। तो बताइए इन दिस केस वर्क डन कितना होगा। ये डायग्राम है, इसके मुताबिक वर्क डन कितना होगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो आपने जब वर्क का फॉर्मूला बनाना है तो आपने देखना यह है कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का क्या एंगल है आपस में। अब यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान नहीं गिवन आपको।
ये एंगल गिवन है आपको एक्स एक्सिस के साथ, जबकि आपको चाहिए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, अगर टोटल एंगल तो आपको पता है 90 होता है। सपोज अगर ये हम नाम दे रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस में टोटल एंगल कितना होता है 90, जिसमें थीटा तो बना रहा है एक्स के साथ, तो ऊपर वाला अंडरस्टूड की बात है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आपके सामने जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है वो कौन सा है, 90 माइनस थीटा। अभी जो मैंने फॉर्मूला बनाया है एफ कॉस थीटा वाला, इसमें थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल था। अब यहां से अगर मैं वर्क लिखूं जरा, तो वर्क का फॉर्मूला बनेगा एफ डी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा वो वाला जो एफ और डी के दरमियान होगा, और वो कौन सा आ रहा है 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो आपको एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैथ वाले बच्चे जानते हैं और बायो वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। और इसी तरह से अगर लिखा हो साइन 90 प्लस या माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी साइन ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया इन दैट केस। अच्छा, अगर जो मैंने पहले बताया कि अगर आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले बताई है, जिसके मुताबिक आपने फोर्स का वो वाला कंपोनेंट चूज करना है जिसमें जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे हमने कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, मैंने फॉर्मूला यूज किया एफ डी कॉस थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे यूज करना है आप लोगों ने वो जो एफ और डी के दरमियान होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी का एंगल लेना बेटा, याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, अगर मैं इसको इसी जो अभी मैंने ये वाला जो सेकंड डायग्राम में मैंने एफ डी साइन थीटा वाला फॉर्मूला बनाया है, अगर मैं इसी फॉर्मूला को प्रीवियस कांसेप्ट की मदद से सॉल्व करना चाहूँ, ये सॉल्व हो गया। मैं इसको एक और तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको इस तरह ज्यादा आसान लगे तो इस तरह कर लीजिएगा बेशक। फर्ज कर लें जी, मैं कहता हूं कि अब मैं इसका कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, तो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला बेटा, और एक कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला, ये वाला। अब आप वो 90 माइनस थीटा यूज नहीं करना चाहते, आप थीटा को यूज करना चाहते हैं, तो थीटा के सामने वाला आ जाएगा, फिर आ जाएगा एफ साइन थीटा, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा। अब एज यू नो डैट, अभी मैंने पीछे बताया कि आपने वर्क फाइंड करते हुए फोर्स का वो वाला कंपोनेंट यूज करना जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे इस केस में देखें डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है जो अपवर्ड आ रहा है, और वो है एफ साइन थीटा। तो यहाँ से भी फॉर्मूला जस्टिफाई हो जाता है कि इन दैट केस यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो आ रहा है एफ डी साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा डी के अलोंग आ रहा है। तो बहरहाल आप बस याद कर रहे हैं कि आपने वर्क फाइंड करते हुए फोर्स का वो वाला कंपोनेंट यूज करना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, यानी इसे इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आप थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लेके उसके मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जरा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से फॉर्मूला देता हूँ। W का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला बना हमारे पास, इसे मैं कर देता हूँ, इस सर्कल हाईलाइट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ मैं, ताकि आपको मैं बता सकूं। इस क्वेश्चन को करने का मकसद सिर्फ ये होगा कि मैं आपको एफएससी या लेवल्स और एंटी टेस्ट में डिफरेंशिएट कर सकूं कि एंटी टेस्ट कैसे लेवल से या आपके एफएससी से मुख्तलिफ है, और कैसे आपको करना होगा क्वेश्चंस को। तो देखिएगा जरा, मैं इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे आपको करवाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, वैसे बाद में भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट बताना है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन रख रहा हूं यहाँ पे। मैं कहता हूँ जी, फर्ज कर ले मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, और m की वैल्यू है 10 kg। 10 kg बॉडी है, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड की, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। मैंने ये वेलोसिटी चेंज करनी है, कितनी, मैंने कर देनी 20 मीटर पर सेकंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी कर देनी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये दफा रिपीट कर देता हूँ। A body of mass 10 kg is moving with the 10 meter per second. We have to change the velocity to 20 meter per second. Find the work done. ठीक है, इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन में मैं आपको बेसिकली यहाँ पे कर देता हूँ। सोल्यूशन में फॉर्मूला बनाना है मुझे। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी आपको। देखें,
मेरे पास अगर मैं सेक ऑफ कन्वीनियंस में यहाँ पे थीटा का फर्ज कर ले 0 कर देता हूँ, तो आपको पता cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो W किसके बराबर आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा जी सिंपल FD। यहाँ तक तो क्लियर हो गया जी। अब ना मुझे फोर्स गिवन है ना मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अब मैं कैसे वर्क डन फाइंड करूँ यहाँ पे। पहले मैं फोर्स फाइंड कर लेता हूँ, चलिए जी फोर्स फाइंड करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए से, अब M गिवन है A नहीं गिवन, अब एक ही क्वेश्चन में F भी अननोन है A भी अननोन है, कैसे फाइंड करेंगे, इम्पॉसिबल सी बात है। अब मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वैसे कर सकते हैं, एज यू नो डैट यहाँ पे लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे एम ए लिख दें। और आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक जाकर सुन लीजिएगा, जिसमें मैंने एवरेज वेलोसिटी को भी बताया हुआ है। बहरहाल आप इस वर्क वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आएगा वर्क इज इक्वल टू एफ की जगह पर लिख दें एम ए और डी की जगह पर लिख दें आप वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। क्या अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा, ना हमें टाइम गिवन है, ना हमें एक्सेलरेशन गिवन है, ना हमें एवरेज वेलोसिटी गिवन है। हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, फॉर्मूला बन जाता है एम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एज यू नो डैट ये होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो साथ जो है वी एवरेज मल्टीप्लाई टाइम एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये टाइम से टाइम कैंसिल कर देते हैं, तो आपके सामने जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज W इज इक्वल टू एम डेल्टा V इंटू V एवरेज। देखिए मैंने वर्क का फॉर्मूला बना लिया जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। इस तरह से हमारे एंट्रीज में क्वेश्चन आ जाते होते हैं और हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, हालांकि हमें सारा कुछ गिवन है यहाँ पे। अब देखिए क्या गिवन है, अब यहाँ पे देखिएगा जरा सोल्यूशन चेक करते हैं। अब डेल्टा V कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं जरा। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जब भी मैंने फॉर्मूला बना दी इसको नोट कर लें जरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। अगर आपको फोर्स या डिस्प्ले एक्सेलरेशन ना गिवन हो, इवन डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है जो क्वेश्चन गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, आपको चाहिए एम तो गिवन है आपको, डेल्टा V किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा इसके पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम। मैं डेल्टा V फाइंड कर लेता हूँ, डेल्टा V आ जाएगा बेटा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल 10 है, तो डेल्टा V का आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, तो ये एवरेज निकल आएगा। इनिशियल कितना है 10, फाइनल कितना है 20 ओवर 2, तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास बेटा एवरेज वेलोसिटी का 15 मीटर पर सेकंड। मैथ्स गिवन है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें जरा, दिस इंप्लाइज दैट वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला है मैस इंटू डेल्टा V इंटू V एवरेज। पुट करें जरा, मैस की वैल्यू कितनी है जी, मैस इज 10 kg, डेल्टा पे हम निकाल चुके हैं दैट इज आल्सो 10, और V एवरेज निकला है 15, तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया दैट इज इक्वल टू 1500 मीटर, सॉरी 1500 जॉल। तो आपने देखा ना मुझे फोर्स गिवन थी और ना ही मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन था, मुझे मैस गिवन था, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन थी। तो इन दैट केस आप ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है W इक्वल टू एम डेल्टा V, तो यहाँ पे मैं एक दफा दो फॉर्मूला जो आपके ज़हन में रखने हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आप हर तरह का सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ ब्लैक कलर में साइड पे, ये वाला, ये तो फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू FD cos थीटा। यहाँ पे थीटा का ख्याल रखना है आप लोगों ने, थीटा में बता देता हूं मैं, थीटा लेना है आपने बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा बिटवीन F एंड D, एक बात। और दूसरी बात, जो वर्क का फॉर्मूला हमने दूसरा पढ़ा M चेंज इन वेलोसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लें, आपको फिर जो भी डाटा गिवन है या नहीं गिवन, आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्क डन। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रॉपर्टीज के बारे में जाऊंगा, फिर एट द एंड में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको। स्टार्ट कर लेते हैं जी प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये प्रॉपर्टीज ले देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन। देखें वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिसाइड किया जा सकता है हमारे इन प्रॉपर्टीज की बेस पर। नंबर 1, अगर आपका एंगल आ जाए 0 डिग्री, एंगल आ जाए 90 डिग्री, अगर आपका एंगल आ जाए 180 डिग्री, या आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल आ जाए
बिटवीन, फर्ज करें थीटा जो है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो क्या होगा? अगर थीटा हो जाए ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री तो क्या होगा? तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में आप वर्क डन बता सकते हैं। तो आइए बता लेते हैं जी। इन दिस केस आपका वर्क जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ डी। जस्ट वैल्यूज पुट करनी, मैंने cos थीटा cos 01 होता है, उसे बोलेंगे हम मैक्सिमम वर्क। अगर आप यहाँ पे देखें cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा मिनिमम वर्क। तो दैट इज द पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क एंड दैट इज द मिनिमम वर्क। तो वर्क विल बी मिनिमम एट 90 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ डी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव मैक्सिमम। अब यहाँ पे एंगल आपका, आप मैथ के बच्चे जो जानते हैं बायो वाले इसको याद कर सकते हैं, टेबल थीटा का वैल्यू याद कर लें आप। अगर आप cos थीटा वाले फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है, अगर आप cos थीटा वाले फॉर्मूले में 0 और 90 के दरमियान में कोई भी एंगल पुट करें तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो वर्क हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस केस में आपका वर्क हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो ये वाला है दैट इज द मैक्सिमम वर्क, ये मैक्सिमम वर्क है। तो मैं एक और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपके सामने है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर मैं एफ डी जो है कि मैक्सिमम वर्क है, इसकी जगह पर लिख दूं मैं W इज इक्वल टू W मैक्स, यानी इस एफ डी की जगह पर क्या लिख दिया? W मैक्स, साथ क्या आ गया? कॉज ऑफ थीटा। तो दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अब इस फॉर्मूले से आपके बेशुमार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। मसलन कैसे? आपके पास ये थीटा है, इस थीटा की वैल्यूज आपके सामने क्या क्या हो सकती हैं? ये देखें जरा, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, यहां से 60 डिग्री अगेन एंड 90 डिग्री और 180 डिग्री है, 90 तक। अब सवाल कैसे बनेगा? अब आपके सामने आपको वैल्यू से याद होंगी, तो मैं आंसर लिख रहा हूँ उसके कि cos 0 क्या होता है? 1। तो यहां से आपके सामने है, आप जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 W इक्वल टू W मैक्स। तो 0 एंगल पे वर्क डन क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया। आपको बताएं cos थीटा के बाद 30 पुट करें, cos 30 होता है बेटा √3/2 और साथ का लिखा हुआ है W मैक्स। तो आपसे सवाल किया जा सकता है, अच्छा अगर मैं √3/2 को सॉल्व करूं तो पता क्या आंसर आता है? डेसिमल में आप याद कर लें, आपको ये थीटा की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। क्या आता है? 0.86 W मैक्स। ठीक है, इसका अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा? कहते हैं एट व्हाट एंगल वर्क विल बी 0.86 ऑफ मैक्सिमम। तो सिंपल सी बात है, आपके सामने 0.86 कहां पर आ रहा है? 30 डिग्री पर। यहां इसे आप 86% भी कह सकते हैं। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86% ऑफ मैक्सिमम वर्क। यहां पे बात की जाए अगर, तो यहां पर क्या आएगा? cos 45 होता है बेटा 1/√2 और यहाँ पे आएगा W मैक्स। इसे नोट्स बनाते चले जाए। इसका आंसर पता क्या होता है? 0.71। तो आपसे पूछा जा सकता है, और अगर इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो 71% आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू W मैक्स। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कई तरह के सवाल बन सकते हैं। सवाल ये आएगा कि एट व्हाट एंगल वर्क विल बी 71% ऑफ मैक्सिमम। तो आप बताएंगे 45 डिग्री। cos 60 कितना होता है बेटा? cos 60 होता है 1/2 ऑफ W मैक्स हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0.5 यानी हाफ, यानी कि 50% होता है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है एट व्हाट एंगल वर्क विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आप बोलेंगे 60 डिग्री। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्क डन एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आपके सामने बेशुमार क्वेश्चन मैंने बना लिए और मैंने आपको कुछ फार्मूला भी लिख दिए। तो ये जो आपकी स्क्रीन इस वक्त मैंने ये जो रेड कलर में एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक ये वाला फार्मूला, ये वाला टेबल आपने याद कर लेना, ये वाला जिस पर टिक कर दिया, और एक ये वाला। इससे आप तकरीबन हर तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकेंगे। लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता चलूं, फिर मैं इसको
क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रखे हुए थे वो क्वेश्चन कर देता हूं मैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसको मैं लिख देता हूँ रेड कलर में, इंपॉर्टेंट नोट्स कर लें आप इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट। जी, तो पहला पॉइंट है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब जितनी सारी फोर्सेस का आंसर भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर फोर्स जीरो हो जाएगी तो वर्क क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट वर्क इज इक्वल टू जीरो। ये बात याद रख लें, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वर्क डन जीरो होगा। जितनी मर्जी फोर्स लग रही है, बॉडी जितना मर्जी एंगल पर मूव कर रही है, एंगल जो मर्जी हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो होगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज वर्क डन याद रखिएगा बेटा, जो वर्क है दैट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ये। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है? आप लोगों ने एफएससी में ये लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। यहां पे एक और बात, सर्कुलर मोशन की। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, लाइक ऐसे है, तो आप जानते हैं कि इसका जो फोर्स होती है वो किधर होती है? सेंटर की तरह से बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे देखें एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। इस वक्त आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। देखिए मैंने लेक्चर के दौरान भी आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 7 क्वेश्चन, इनको सोल्व करते हैं जी। कहता है जी वर्क डन विल बी मैक्सिमम। अभी हमने पढ़ा वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? जब इसका एंगल कितना होता है बेटा? जीरो। ये तो मुझे सारी बात है सॉल्व करवाने की जरूरत है, मैंने डिटेल में बता दिया। एक क्वेश्चन हो गया, व्हेन ए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब आपने पढ़ा परपेंडिकुलर में वर्क डन कितना हो जाता है? परपेंडिकुलर में वर्क डन हो जाता है जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। A boy holds a 40 Newton weight at arm's length for 10 seconds. His arm is 1.5 meter above the ground. The work done by the force of the boy on the weight while he is holding it is. देखिए फोर्स लगी हुई है 10 सेकंड तक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। और जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रही तो फिर भी बटन क्या होना है? अंडरस्टूड सी बात है, जीरो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी मैं इसका ग्राफिकल कैसे हम फाइंड करते हैं वर्क डन वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं 4 को स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन 7 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर बताऊंगा मैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। इफ द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इज 6 न्यूटन। ये बात है इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे भी बात की थी कि फोर्स का वो कंपोनेंट लेना जो इफेक्टिव होगा। देखिए फोर्स कितनी है जी? 10 न्यूटन। इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इज 6 न्यूटन। इसका मतलब है इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? इफेक्टिव कंपोनेंट तो है ये वाला, तो हमने ये वाली फोर्स यूज करनी है। टोटल 10 न्यूटन की फोर्स है, इफेक्टिव 6 न्यूटन है। और ये रहा बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, वर्क डन निकल आएगा। सो जो राइट आंसर 6 टू द 12, तो ये आंसर आ गया 6 टू द 12 जॉब आंसर आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिलेशन बिटवीन द, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 प्योरली इंजीनियरिंग वालों के लिए, नर्स वाले या यूईटी वाले या जीकी प्यास इनके लिए है। मेडिकल वालों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए कांस्टेंट फोर्स इज t इज इक्वल टू √x+3 वेयर x इन मीटर। यहाँ पे गिवन क्या है? हमें गिवन दिया गया है जो टाइम है, साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू √x+3 ये गिवन है, और कहता है जी कि 6 सेकंड में कितना वर्क डन हुआ है। वर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है FD। फोर्स गिवन है, फोर्स नहीं गिवन, ये तो मसला हो गया हमारे लिए। फोर्स नहीं गिवन, कोई बात नहीं, हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन पर निकालें जरा
हमें गिवन है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, अंडर रूट एक्स किसी पर आ जाएगा t माइनस 3 आ जाएगा, और ख़त्म करने के लिए इसके रूट से स्केयर ले लें तो होल स्केयर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से कब निकालेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहता है जी फोर्स इन द फर्स्ट 3 सेकंड, पहले 6 सेकंड में इसने कितना वर्क किया। पहले 6 सेकंड का मतलब है 0 से लेकर 6 सेकंड तक। अब बच्चे से हमें गलती करते हैं कि 6 सेकंड पुट कर देते हैं टी के अंदर, जब कैसे नहीं करना है। पहले आपने क्या करना है, देखना यह है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तब बॉडी कहाँ पर होगी, पुट करेंगे 0 माइनस टी का स्केयर दैट इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और फिर आप पुट करेंगे टाइम इज इक्वल टू 6, फिर क्या आएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 का स्केयर अगेन 9 मीटर। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 6 सेकंड गिवन है, उस फार्मूले में 6 पुट करते हैं और कहते हैं जी लो जी आंसर आ गया। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना, क्योंकि आपने उसने कहा फर्स्ट 6 सेकंड, तो फर्स्ट 6 सेकंड का मतलब आपको देखना पड़ेगा इसने पहले 6 सेकंड में कितना वर्क डन किया है। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले टाइम 0 पुट करना है, देखना है कि 0 पे वो कहां पर था, फिर 6 सेकंड में कहां पर था। तो 0 सेकंड और 6 सेकंड चेक किया तो 0 सेकंड में भी वो 9 मीटर पर मौजूद था और 6 सेकंड बाद भी 9 मीटर पर मौजूद था। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा 0, क्योंकि उसने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया कोई। तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला FD, और FD तो 0 है, तो वर्क क्या आ गया बेटा 0, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आ गया 0 को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब ग्राफिकली कैसे फाइंड किया जाता है तो हम देख लेते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि टॉपिक हमारा कांस्टेंट फोर्स वाला था, तो सपोज करें मेरे पास ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करता हूं और y एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करता हूं बेटा f cos थीटा। और सपोज करें मेरे पास जो ग्राफ है वो क्या आता है कांस्टेंट लाइन, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रखनी है। अब अगर मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ टॉपिक में मैंने ग्राफ के एरियाज और स्लोप के बारे में पढ़ाना सिखाया था। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालना चाहूँ, ये वाला एरिया जो इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपको पता है एरिया अंडर FD कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये किसके बराबर होगी, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ कितनी है d ये वाली, और विड्थ कितनी है f cos थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू FD cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो क्या नोट कर ले पॉइंट, क्या हमने सीखा कि जी एरिया अंडर FD कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। अब ग्राफ से वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने छोड़ा था। फिगर शोज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम अ बॉडी, ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 35 मीटर। आपको ये कलर से नजर आ रहे हैं, रिलेटिव नजर आ रही है। यहाँ पे देखें जरा, अगर मैं यहां तक लूं ग्राफ को, जैसे यूं है, जैसे यूं है, जैसे यूं है, और ये वाला जरा आपने गौर करें यहाँ पे कि ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये वाली एक ये ट्रायंगल है और एक ये क्या है रेक्टेंगल है। तो अगर सोल्व करना है और आपने वर्क डन फाइंड करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, तीनों एरिया फाइंड करने पड़ेंगे तो वर्क डन निकल आएगा। अभी हमने पढ़ा के एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन। अब इसकी बेस की, अच्छा ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये ट्रायंगल का आ गया, प्लस रेक्टेंगल क्या होता है सिंपल बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आपको पढ़ाया में आपने सुने होंगे। फिर ट्रायंगल क्या आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, वैल्यूज पुट करते चले जाएं। अब इसके अंदर 1/2 जी बेस कितना है ये देखें जरा, ये फर्स्ट ट्रायंगल का बेस 0 से 10 तक आ रही है, इसका मतलब बेस है जी 10, और हाइट कितना ग्राफ ऊपर को जा रहा है, वैल्यू नोट करें y एक्सिस पे वो भी कितनी आ रही है 10 ही आ रही है, प्लस रेक्टेंगल की बेस है 10 से लेकर 25 तक, तो 10 to 25 बनती है 15 बेस होगी, और हाइट इसकी भी कितनी आ रही है 10,
प्लस 1/2, ये आगे से पहले मैं रेज कर लेता हूँ। हाँ जी, लास्ट ट्रायंगल की बेस कितनी है? 25 से 35 तक कितना बनता है? ये 10 बनता है। और हाइट ऊपर देखिए कितना आती है? 10। सॉल्व करें जरा, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10/10 100/2 50 आ जाएगा। 50 प्लस ये आएगा 150 प्लस इसका 10/10 100/2 50, कितना आंसर आ गया ये बेटा? ये आ गया 250 जूल। सो राइट आंसर इज 250 जूल, जो कि ये डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये वाला। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो सही कर लें जरा। इसमें जो y एक्सिस पर आना है, ये यहाँ पे आना है, यहाँ पे f, ठीक है बेटा? तो इधर चेंज कर लीजिएगा, जरा नोट कर लें। ये x एक्सिस पर मैंने गलती से d लिख दिया हुआ है, यहाँ पर आना है f, और यहाँ पे लिखा हुआ है w, ठीक है बेटा? अब सवाल ही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज मैक्सिमम। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू y/x। y पर कौन सी क्वांटिटी है? w, और ये यहाँ पे f(x) पर, और ये किसके बराबर होगा? d के बराबर होगा ना, क्योंकि w इज इक्वल टू fd है, तो w/f किसके बराबर आ जाएगा? d के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है जिसकी डिस्प्लेसमेंट उसका ज्यादा होगा, जिसकी स्लोप क्या होगी? ज्यादा होगी। एज यू नो दैट d वाले की स्लोप क्या है? सबसे ज्यादा है। अब स्लोप कैसे पता चलेगी? ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया हुआ है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे मैं फोर्स प्लॉट करता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव फोर्स, और यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ उसका डिस्प्लेसमेंट बॉडी का। यहाँ पे 0 फोर्स है, यहाँ पे 5 फोर्स है, यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पर भी 10 है। लेकिन जाहिर सी बात है नीचे वाली को लेंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज लेंगे और ये लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज। कहता है बॉडी मूव सच दैट इट्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज सच दैट कि ये पहले ऊपर जाती है, फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से, फिर यूं करके इधर से ऐसे। बॉडी मूव सच दैट इट्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन शोन। अब यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं जी। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यूज हैं, सपोज करें यहाँ पर है 1 2 3 4। कहता है जी कि इस दौरान कितना वर्क हुआ है? वर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें पहले ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये देखें, इसकी लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ये 3 एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल ये रेक्टेंगल्स बनी हुई है, इसके एरिया क्या निकलेगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी विड्थ कितनी है? 1, और हाइट कितनी आ रही है? देखें 10 तक आ रही है, तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 जूल, ठीक है? इसका वर्क आ गया। अगर मैं इसका वर्क निकालूंगा तो ये भी क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि देखें नीचे बेस 3 से 4 1 नहीं बनती है, तो ऊपर फोर्स 10 न्यूटन की है, तो दैट इज इक्वल टू 10 जूल। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा, इस वाले की, इसमें बेस 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई आएगा -10, जो फोर्स -10 है, तो आएगा -10 जूल। हम तो सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा? +10 -10 +10, तो ये 10 + 10 -10 कैंसिल हो गया, तो वर्क आ गया बेटा पॉजिटिव 10 जूल का। तो इस ग्राफ के मुताबिक जो वर्क आएगा वो होगा पॉजिटिव 10 जूल।